सो हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिस्ट्री के चैप्टर 5 जिसका नाम है यात्रियों के नजरिए से कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं। बाकी इसके पहले के जो चैप्टर हैं 1 से लेकर 4 तक, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे चैप्टर्स को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और हम अपने चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, लोगों के यात्रा करने का एक प्रमुख कारण था। लोग जो उस टाइम में यात्रा करते थे तो उस टाइम में उनका क्या कारण था यात्रा करने का? ऑप्शन ए कह रहा है ज्ञान की प्राप्ति, वो लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए यात्रा करते थे। ऑप्शन बी है व्यापार, ऑप्शन सी है तीर्थ यात्रा और ऑप्शन डी है नौकरी की तलाश। तो उन लोगों को यात्रा करने का मेन कारण क्या था? तो उस टाइम लोगों को यात्रा करने का मेन कारण था व्यापार। ठीक है, व्यापार करना था उन लोगों के, एक देश से दूसरे देश में व्यापार करते थे। ठीक है, इसीलिए वो लोग यात्रा करते थे। अगला प्रश्न है हमारा, अल बिरूनी का जन्म किस देश में हुआ था? ये जो अल बिरूनी थे इनका जन्म जो है कौन से देश में हुआ था? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है इराक, ऑप्शन सी है उज्बेकिस्तान और ऑप्शन डी है अफगानिस्तान। तो आप ये बताइए कि इन चारों देशों में से किस देश में अल बिरूनी का जन्म हुआ था? तो वो हुआ था उज्बेकिस्तान में। कहाँ हुआ था? उज्बेकिस्तान में। तो अल बिरूनी का जो जन्म है वो उज्बेकिस्तान नामक देश में हुआ था। अगला प्रश्न है हमारा, अल बिरूनी ने भारत आने पर किस भाषा का ज्ञान प्राप्त किया? तो अल बिरूनी जो था जिसका जन्म उज्बेकिस्तान में हुआ था और जब वो भारत आया था यात्रा करने तो यहाँ पे कौन से लैंग्वेज को वो सीखा था? ऑप्शन ए है हिब्रू, ऑप्शन बी है फारसी, ऑप्शन सी है संस्कृत और ऑप्शन डी है सीरियाई। तो बताइए भारत में वो कौन सा भाषा को सीखा था? तो वो सीखा था संस्कृत। अल बिरूनी जो है वो भारत में आकर संस्कृत भाषा को सीखा था। ठीक है, अल बिरूनी कौन से भाषा को सीखा था? तो संस्कृत भाषा को सीखा था। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी किस शासक के साथ भारत आया था? तो अल बिरूनी जो भारत आया था वो कौन से राजा के साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ आया था, शेरशाह सूरी के साथ आया था, बाबर के साथ आया था या फिर तैमूर के साथ आया था? तो जो अल बिरूनी था ना वो महमूद गजनवी के साथ आया था। किसके साथ आया था? महमूद गजनवी के साथ जो है वो भारत आया था। और अल बिरूनी भारत आकर कौन सी भाषा को सीखा था? तो वो सीखा था संस्कृत भाषा को। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अल बिरूनी ने किस पुस्तक की रचना की? कौन सा बुक है जो अल बिरूनी के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है रिहला, ऑप्शन बी है किताब उल हिंद, ऑप्शन सी है इंडिका और ऑप्शन डी है बौद्ध राजों का अभिलेख। तो आप ये बताइए कि इन चारों में से अल बिरूनी के द्वारा कौन से बुक को लिखा गया था? तो इसमें करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा किताब उल हिंद। जो अल बिरूनी था वो किताब उल हिंद पुस्तक की रचना किए थे। ठीक है, कौन से पुस्तक की रचना किए थे? तो वो है किताब उल हिंद। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी की किताब उल हिंद, अभी हमने पढ़ा ना कि उनकी बुक का नाम था किताब उल हिंद, कितने अध्यायों में विभाजित है? वो जो किताब लिखे थे किताब उल हिंद वो कौन लिखे थे? अल बिरूनी लिखे थे। और ये इस बुक में कितने चैप्टर्स हैं टोटल? 60 चैप्टर्स हैं, 70 चैप्टर्स हैं, 80 चैप्टर्स हैं या फिर 90 चैप्टर्स हैं? तो टोटल कितने चैप्टर्स हैं? ठीक है, तो वो जो बुक था किताब उल हिंद उसमें टोटल 80 चैप्टर्स थे। कितने चैप्टर्स हैं? टोटल 80 चैप्टर्स हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अल बिरूनी ने किस विषय पर किताब उल हिंद में विशेष ध्यान दिया? तो ये जो बुक लिखे थे जिसमें टोटल 80 अध्याय थे, इसमें मेनली रूप से कौन से पार्ट पे ज्यादा ध्यान दिया गया था? क्या उसमें खगोल विज्ञान की ज्यादा बातें की गई थी, राजनीति की बातें की गई थी, युद्ध की बातें की गई थी या फिर संगीत की बातें की गई थी? तो ज्यादा से ज्यादा जो ध्यान है उस पे अल बिरूनी ने दिया था वो खगोल विज्ञान का दिया था। किसका दिया था? खगोल विज्ञान का दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न है, अल बिरूनी किस शासक के अधीन भारत आया था? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी है महमूद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद बिन तुगलक और ऑप्शन डी है बाबर। तो कौन से शासक के अधीन भारत आया था? तो ये भी पढ़ा ना, महमूद गजनवी। अल बिरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी ने किस विषय पर किताब उल हिंद में टिप्पणी की है? कौन सी विषय है जिसपे अल बिरूनी
रूनी जो है उसके बारे में लिखे हैं। तो जाति व्यवस्था है, व्यापार है, युद्ध है या फिर दर्शन है। तो अल बिरूनी जो है अपने किताब, जो उनका नाम है किताब उल हिंद, उसमें वो है जाति व्यवस्था पर टिप्पणी किए हैं। किस पे किए हैं? तो जाति व्यवस्था पे किए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? जो इब्न बतूता था वो भी एक यात्री था। ठीक है, तो वो कौन से देश का निवासी था? तो वो जो था वो मोरक्को का निवासी था। ठीक है, कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। और मोरक्को एक देश है। ठीक है, कुछ ऐसा जगह और शहर मत समझ लेना, मोरक्को एक क्या है? देश है। और अल बिरूनी जो है वो कहाँ के थे? तो वो थे उज्बेकिस्तान के। और इब्न बतूता कहाँ के थे? तो वो थे मोरक्को के। ठीक है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने अपनी यात्रा वृतांत किस भाषा में लिखी? कौन से भाषा में है जो इब्न बतूता अपने यात्रा के बारे में बताएं? वो है फारसी, अरबी, संस्कृत या हिब्रू। कौन से भाषा के अपना जो यात्रा वृतांत है वो बताए थे? तो वो जो इब्न बतूता है वो अरबी भाषा में बताए थे। अपना जो यात्रा वृतांत है वो इब्न बतूता अरबी भाषा में बताए थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है हमारा, इब्न बतूता ने अपने यात्रा वृतांत को क्या नाम दिया? जो उनका यात्रा वृतांत था जो पुस्तक में लिखे थे उस पुस्तक का क्या नाम था? तो ऑप्शन है किताब उल हिंद, बी है रिहला, सी है इंडिका और डी है बौद्ध अभिलेख। तो उस पुस्तक का क्या नाम था? ठीक है, तो इब्न बतूता जो पुस्तक लिखे थे उसका नाम था रिहला। ठीक है, क्या नाम था? रिहला। और ये किताब उल हिंद किसका नाम है? किसके पुस्तक का नाम है? तो वो है अल बिरूनी। ठीक है, तो दोनों के पुस्तक का नाम ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के न्यायाधीश बने थे? तो कौन से सुल्तान के वो न्यायाधीश बने थे? ऑप्शन ए है अकबर, ऑप्शन बी है मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी है महमूद गजनवी और ऑप्शन डी है बाबर। तो इब्न बतूता जो है वो कौन से राजा के टाइम में है जो वो वहां के न्यायाधीश बने थे? तो वो जो बने थे मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे वहां के न्यायाधीश बने थे। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता को किस कारण से जेल में डाला गया था? आखिर क्या कारण था कि उनको जेल में डाला गया था? ऑप्शन ए है व्यापार में धोखा, ऑप्शन बी है सुल्तान का विश्वास खोना, ऑप्शन सी है विद्रोह और ऑप्शन डी है चोरी। तो क्या वजह रही थी कि इब्न बतूता को जेल में डाला गया था? तो वो है ना, वो सुल्तान का विश्वास खो दिए थे। क्या वजह था? तो वो सुल्तान का विश्वास खो दिए थे। जो राजा होता है ना उनका विश्वास वो खो दिए थे, इसीलिए उनको जेल में डाला गया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस देश में दूत के रूप में यात्रा की थी? किस देश की जो यात्रा है वो वहां के दूत के रूप में किए थे? तो वो किए थे वो चीन की यात्रा। ठीक है, कहाँ की यात्रा किए थे? चीन की यात्रा। चीन की यात्रा जो है इब्न बतूता वो एक दूत के रूप में किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो भारत का सबसे बड़ा शहर किसको बताया? ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है दौलताबाद, ऑप्शन सी है लाहौर और ऑप्शन डी है आगरा। तो इब्न बतूता ने कौन से शहर को है जो भारत का सबसे बड़ा शहर बताया? तो वो बताया दिल्ली को। ठीक है, उस टाइम जो दिल्ली था वो बहुत बड़ा शहर माना जाता था, तो इब्न बतूता ने इस बात का जिक्र किया था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने किस वस्त्र को केवल धनी लोगों के लिए बताया? कि वो जो वस्त्र यूज होता था ना उससे केवल अमीर लोग ही यूज कर सकते थे। वो था मलमल का वस्त्र, सिल्क का वस्त्र, सूती वस्त्र या फिर ऊनी वस्त्र। तो वो जो था वो था मलमल का वस्त्र। ठीक है, इब्न बतूता जो थे वो मलमल वस्त्र को बताए थे कि ये सिर्फ वहां के धनी लोग यूज करते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कह रहा है, इब्न बतूता के अनुसार डाक व्यवस्था में किस प्रकार की व्यवस्था थी? डाक व्यवस्था जो उस समय था, जो पोस्ट हम लोग बोलते हैं, तो वो कैसा था उस टाइम? अश्व डाक था, पैदल डाक था, जल डाक था या फिर टेलीग्राफ था? तो इब्न बतूता के अनुसार उस टाइम जो था अश्व डाक था। ठीक है, कैसा डाक था? अश्व डाक था। मतलब वो जो डाक था ना, वो जो चिट्ठी भेजी जाती थी वो घोड़े के थ्रू भेजी जाती थी। ठीक है, तो उस टाइम अश्व डाक था। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने
भारत के शहरों को कैसे वर्णित किया? भारत के शहर को किस रूप में वर्णित किया? छोटे और सुनसान रूप में, बड़े और अवसरों से भरे, दुर्गम और अविकसित, सिर्फ धार्मिक स्थल। तो किस रूप में वहाँ के शहरों को है जो वर्णित किए? तो वो किए बड़े और अवसरों से भरे। जो शहर थे वहाँ के वो कैसे थे? बड़े थे, ठीक है, बड़े बड़े शहर थे और अवसरों से भरे थे, मतलब कि वहाँ पर जो है बहुत सारे नौकरियों की तरह होती थी, बहुत सारे मौका होते थे वहाँ पे काम करने के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इब्न बतूता ने किस प्रकार की वस्तुओं के बाजार का वर्णन किया? इब्न बतूता का उस समय जो वर्णन किए थे वो कैसे वस्तुएं बेची जाती थी उसके अकॉर्डिंग? कपड़े और गहने बेचे जाते थे, अनाज और मसाले बेचे जाते थे, दास और घोड़े बेचे जाते थे, या फिर ये सभी वस्तुएं बेचे जाते थे? तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग जो है वहाँ जो बाजार में वर्णन होता था, जो वस्तुएं बेची जाती थी वो सभी प्रकार की वस्तुएं थी, ठीक है, ये सारे प्रकार की वस्तुएं हैं जो वहां पे बेची जाती थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इब्न बतूता ने किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया है? इब्न बतूता ने किस प्रकार की व्यवस्था का वर्णन किया है? राजकीय व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, व्यापारिक व्यवस्था, या फिर संचार व्यवस्था? तो इब्न बतूता का जो बुक है ना, क्या बुक का नाम है? रिहला, ठीक है। और वो जो रिहला बुक है उसमें कौन सा व्यवस्था के बारे में वो जिक्र किए हैं? तो वहां पे वो संचार व्यवस्था के बारे में जिक्र किए हैं। कौन सा व्यवस्था के बारे में जिक्र किए? तो संचार व्यवस्था के बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता के अनुसार कौन सी डाक प्रणाली थी? कौन सी डाक प्रणाली थी? कौन से किसके माध्यम से वहां पे चिट्ठियां भेजी जाती थी? तो वो थी हमारी अश्व डाक, ठीक है। ये हम अभी देखा कि इब्न बतूता ने अश्व डाक का है जो वहां पे वर्णन किया था, ठीक है। अगला प्रश्न है इब्न बतूता द्वारा वर्णित कौन सी व्यवस्था में हर मील पर ठहराव होता था? तो इब्न बतूता बताएं कौन सा इसमें से है जहां पे हर एक मील पर वहां रुकने की व्यवस्था होती थी? वो थी पैदल डाक, अश्व डाक, जल डाक, या फिर व्यापारिक मार्ग, ठीक है। तो उस टाइम में जो है पैदल डाक जो है यहाँ पे इस व्यवस्था में हर मील पर रुकने की व्यवस्था होती थी, ठीक है। कौन सा व्यवस्था में होती थी? तो वो थी पैदल डाक। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है इब्न बतूता ने दासों के किस काम का उल्लेख किया है? जो उस टाइम इब्न बतूता अपने बुक में लिखे हैं कि दासों का क्या काम होता था? वो घर का काम करते थे, वो खेती का काम करते थे, वो शिक्षा का काम करते थे, या फिर वो सेना का काम करते थे? तो जो इब्न बतूता बताएं कि वहां के जो दास होते थे ना, दास, वो घर का काम करते थे, ठीक है। कहाँ का काम करते थे? घर का काम करते थे। वो लोग खेती का काम नहीं करते थे, ठीक है। और सेना में तो वो जो सेना लोग के लिए स्पेशली भर्ती होती थी, लेकिन जो दास होते थे, दास, वो स्पेशल घर के कामों के लिए रखा जाता था। अगला प्रश्न है इब्न बतूता ने दासियों को किस कार्य के लिए नियुक्त किया था? तो दासी किस लिए होते थे? वो संगीत और नृत्य के लिए होते थे, वो कपड़े बनाते थे, वो खेती करती थी, या फिर वो घर की निगरानी करती थी? तो इब्न बतूता के अकॉर्डिंग वहां की जो दासियों का काम था वो घर की निगरानी करना था। क्या था? घर की निगरानी करना था, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा फ्रांसवा वर्नियर किस देश का निवासी था? फ्रांसवा वर्नियर जो है ये भी एक यात्री थे। तो ये किस देश के यात्री थे? फ्रांस के थे, इटली के थे, इंग्लैंड के थे, या फिर जर्मनी के थे? तो फ्रांसवा नाम से ही क्लियर हो रहा है कि वो फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस के थे, ठीक है। फ्रांसवा कहाँ के थे? तो वो फ्रांस के थे। अगला प्रश्न है हमारा फ्रांसवा वर्नियर किस मुगल सम्राट के दरबार से जुड़ा था? ये कौन से मुगल सम्राट हैं जिसके टाइम में फ्रांसवा वर्नियर हैं जो आए थे? वो अकबर के टाइम में आए थे, वो औरंगजेब के टाइम में आए थे, वो शाहजहां के टाइम में आए थे, या फिर वो बाबर के टाइम में आए थे? तो जो वो फ्रांसवा वर्नियर है ना, वो शाहजहां के टाइम में आए थे। किसके टाइम में आए थे? शाहजहां के टाइम में। और ये वही शाहजहां है जो आगरा के ताजमहल का निर्माण करवाए थे, ठीक है। आगरा के ताजमहल का निर्माण कौन करवाए हैं? शाहजहां करवाए हैं। और ये जो शाहजहां है वो किस वंश से थे? तो ये थे मुगल वंश से। कौन से वंश से थे? तो ये मुगल वंश से संबंधित थे। और इस वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? बाबर, ठीक है। मुगल वंश के जो संस्थापक माने जाते हैं वो बाबर माने जाते हैं, ठीक है। तो इन सारे फैक्ट्स को भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कह रहा है वर्नियर ने
किस मुगल सम्राट के पुत्र को चिकित्सक के रूप में सेवा की, कि उनके बेटे को जो है ना वो एक डॉक्टर के रूप में उनकी है जो सेवा किए। तो किसके बेटे को किए थे? औरंगजेब के बेटे को किए थे, दारा सिकोह के बेटे को किए थे, जहांगीर के बेटे को किए थे, या फिर हुमायूं के बेटे को किए थे? तो किसके बेटे को वो वर्नियर है जो चिकित्सक के रूप में किए थे सेवा? तो वो थे दारा सिकोह। कौन थे? दारा सिकोह थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्नियर ने अपने वृतांतों की तुलना किससे की है? वर्नियर अपने वृतांत की तुलना जो है, यात्रा वृतांत की तुलना वो किससे की है? वो भारत के प्राचीन इतिहास से किए, वो यूरोप से किए, वो अफ्रीका से किए, या फिर मध्य एशिया से किए? तो वर्नियर अपने वृतांतों की तुलना जो है वो यूरोपियों से किए थे। ठीक है, किससे किए थे? यूरोपियों से किए थे, यूरोप से किए थे अपने यात्रा वृतांत की तुलना। अगला प्रश्न है, वर्नियर ने किस पुस्तक की रचना की? कौन से बुक को वर्नियर है जो लिखे थे? ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, द ग्रेट मुगल, मुगल हिस्ट्री, या फिर इंडियन किंग्स? तो जो वर्नियर थे वो किस बुक की रचना किए थे? तो वो किए थे ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर बुक की रचना। ठीक है, किस बुक की रचना किए थे? तो वो था ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर। अगला प्रश्न है, वर्नियर के अनुसार भारत और यूरोप में मुख्य भिन्नता क्या थी? दोनों में किस पे मुख्य रूप से अंतर पाया जाता था? ऑप्शन ए है धर्म, बी है भूमि स्वामित्व, सी है व्यापार, और डी है समाज। तो दोनों के बीच में जो भारत और यूरोप के बीच में देखा जाता था वो देखा जाता था भूमि स्वामित्व में अंतर। किसमें देखा जाता था? तो भूमि स्वामित्व में दोनों देशों में ज्यादा विभिन्नता पाई जाती थी। किसके अनुसार? वर्नियर के अनुसार। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्नियर ने भारतीय समाज को कैसे वर्णित किया? वर्नियर जो है भारतीय समाज को कैसे दिखाते हैं? वो अमीर और गरीब के रूप में दिखाते हैं, शिक्षित और अशिक्षित के रूप में दिखाते हैं, धार्मिक और पंथ निरपेक्ष के रूप में दिखाते हैं, या फिर व्यापारिक और कृषि आधारित पर दिखाते हैं? तो भारतीय समाज को जो है वर्नियर वो अमीर और गरीब के रूप में दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? अमीर और गरीब के रूप में दिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, वर्नियर ने भारतीय शहरों को क्या कहा? भारतीय शहरों को जो है वर्नियर वो क्या कह के संबोधित किए? व्यापारिक केंद्र, शिविर नगर, धार्मिक स्थल, या फिर प्रशासनिक केंद्र? तो वर्नियर जो है वो भारतीय शहरों को शिविर नगर कहे। ठीक है, क्या कहे थे? शिविर नगर कहे थे। अगला प्रश्न हमारा, वर्नियर ने किस प्रथा का मार्मिक विवरण दिया है? कौन सी प्रथा उस टाइम है उसके बारे में है जो वर्नियर अपने पुस्तक में उसका उल्लेख करते हैं? सती प्रथा, बाल विवाह, प्रदा प्रथा, या फिर जाति प्रथा? तो कौन सी प्रथा के बारे में वर्नियर उल्लेख किए? तो वो है सती प्रथा। ठीक है, सती प्रथा क्या होता था? उसमें अगर किसी महिला की पति की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती थी तो उनके साथ उनकी चिता पे उनकी पत्नी को भी जला दिया जाता था। ठीक है, और इसका जो विवरण है वो वर्नियर है जो अपने पुस्तक में करते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्नियर ने मुगलों के शहरों को किससे जोड़ा? मुगलों के जो टाइम में वर्नियर आए थे ना, तो वहां के शहरों को किस चीज से जोड़ते हैं? उत्पादन केंद्र से, व्यापारिक बंदरगाह से, धार्मिक स्थलों से, या फिर राजकीय शिविरों से? तो वहां के जो शहर हैं उसको वो राजकीय शिविरों से जोड़ते हैं। किस चीज से जोड़ते हैं? तो राजकीय शिविरों से जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्नियर ने किसका विरोध किया? वर्नियर ने किसका विरोध किया? ठीक है, सती प्रथा का, व्यापारिक कर का, धर्म का, या फिर राजकीय भूमि स्वामित्व का? तो जो वर्नियर है वो किसका विरोध करते हैं? वो विरोध किए थे राजकीय भूमि स्वामित्व का। ठीक है, वर्नियर जो है वो किसका विरोध किए थे? तो राजकीय भूमि स्वामित्व का विरोध किए थे। अगला प्रश्न है, वर्नियर के अनुसार मुगल साम्राज्य में किस वर्ग का अभाव था? इसमें से जो कौन से वर्ग हैं जो नहीं पाए जाते थे? उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निचला वर्ग, या फिर व्यापारी वर्ग? ठीक है, तो कौन सा वर्ग नहीं पाया जाता था? तो वो था मध्यम वर्ग। ठीक है, क्योंकि वर्नियर बताए थे कि जो भारतीय समाज है वो अमीर और गरीब है, मतलब एक ऊंचा वर्ग है तो एक निचला वर्ग है, और व्यापारी वर्ग तो वो जो थे जो व्यापार करते थे, लेकिन मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास के फैमिली, इस चीज का वर्णन जो है वर्नियर नहीं करते हैं। ठीक है,
अगला प्रश्न है हमारा, बर्नियर ने किसे भारतीय समाज का अधिपति माना? भारतीय समाज का अधिपति किसे माना? मतलब मेन ऊपर कौन होते थे? वो अमीर वर्ग होते थे, वो ब्राह्मण होते थे, वो शासक वर्ग होते थे, या फिर वो व्यापारी वर्ग होते थे? तो जो मेन वहां पे होता था भारतीय समाज में, वो वहां के शासक वर्ग होते थे। कौन होते थे? तो शासक वर्ग होते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, बर्नियर ने किस समूह का उल्लेख किया जो शहरों में संगठित रहता था? कौन सा समूह है जो शहर में रहता था? व्यापारी रहते थे, कलाकार रहते थे, सैनिक रहते थे, या फिर शिक्षक रहते थे? तो शहर में कौन रहेगा? जो ज्यादा व्यापार करेगा एक देश से दूसरे देश जाने के लिए। ठीक है। तो वो जो थे कौन रहते थे शहर में? तो व्यापारी रहते थे। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, पश्चिमी भारत में व्यापारियों को किस नाम से जाना जाता था? व्यापारियों को क्या कहा जाता था? कहाँ? पश्चिमी भारत में महाजन कहा जाता था, सेठ कहा जाता था, या फिर व्यापारी कहा जाता था, या फिर धनपति कहा जाता था? तो जो व्यापारी है उन्हें पश्चिमी भारत में महाजन के नाम से जानते थे। क्या कहते थे उन्हें? तो उन्हें महाजन कहा जाता था। ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता था? तो महाजन कहा जाता था। अगला प्रश्न है, बर्नियर ने किस प्रथा का वर्णन किया जिसमें विधवाओं की बलि दी जाती थी? तो कौन सी प्रथा थी जिसमें उसके पति की मृत्यु के बाद जब वो विधवा हो गई तो उनके साथ ही उनको भी बलि दे दिया जाता था? तो वो था हमारा सती प्रथा। कौन सा प्रथा था? तो वो था सती प्रथा। ठीक है। और इसी के बारे में बर्नियर हैं जो अपने पुस्तक में बताते भी हैं। अगला प्रश्न है, बर्नियर ने सती प्रथा के दौरान किस उम्र की विधवा का बलिदान देखा? कि कौन सी उम्र की जो विधवा है उसे भी जला दिया गया? 12 वर्ष, 15 वर्ष, 18 वर्ष, या फिर 20 वर्ष की विधवा? तो जो बर्नियर है वो 12 वर्ष की विधवा को देखते हैं। सोचो उस टाइम की जो लड़की थी वो 12 वर्ष की हुई है कि उसका विवाह भी हो गया, वो विधवा भी हो गई, और वो अब बलि के कगार पे भी आई हुई है। मतलब वो उसकी मृत्यु भी होने वाली है अपने पति के साथ। तो 12 वर्ष की जो लड़की है उसको विधवा के रूप में वो देखते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, इब्न बतूता ने किस शहर को अवसरों से भरा बताया? कौन से शहर है जहां पे बहुत ही अवसर मिलते थे? वो है दिल्ली, आगरा, दौलताबाद, या फिर लाहौर? तो कौन से शहर है जहां पे बहुत ही अवसर मिलते थे? ठीक है। तो किस शहर को बताए थे कि वहां बहुत ही ज्यादा अवसर होता था? तो वो बताए थे कहाँ को? दिल्ली को बताए थे। ठीक है। तो इब्न बतूता ने किस शहर को अवसरों से भरा बताया? मतलब वहां पे नौकरी जो है बहुत ज्यादा मिलता था, तो वो बताया था दिल्ली को। अगला प्रश्न है हमारा, इब्न बतूता ने किस कपड़े को धनी लोगों का बताया कि ये जो कपड़ा है धनी लोग यूज करते थे? तो वो जो था वो मलमल का कपड़ा था। कौन सा कपड़ा था? तो वो मलमल का कपड़ा था। ठीक है। मलमल का कपड़ा है जो धनी लोग यूज करते थे। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता ने दिल्ली के अलावा किस अन्य शहर को महत्वपूर्ण बताया? कि दिल्ली तो महत्वपूर्ण था ही, ठीक है, क्योंकि बड़ा शहर था और यहाँ पे अवसर भी बहुत भरा हुआ था। लेकिन इसके अलावा कौन एक शहर है जो इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आता है? वो है दौलताबाद, लाहौर, आगरा, या फिर काशी? तो वो जो इंपॉर्टेंस बताएं इब्न बतूता, वो बताएं दौलताबाद को। किसे बताएं? तो वो दौलताबाद को दिल्ली के बाद एक अगला महत्वपूर्ण शहर के रूप में बताए थे। अगला प्रश्न है, अल-बिरूनी ने किस प्रकार से संस्कृत भाषा सीखी? वो कैसे संस्कृत भाषा सीखे थे? किनसे सीखे थे? ब्राह्मण या पुरोहित से सीखे, विश्वविद्यालय में जाकर सीखे, राजा से सीखे, या फिर व्यापारियों से सीखे थे? तो वो किनसे है जो संस्कृत भाषा का ज्ञान लिए थे? तो अल-बिरूनी जो है वो ब्राह्मण या पुरोहितों से है जो संस्कृत भाषा का ज्ञान लिए थे, उनसे वो संस्कृत भाषा सीखे थे। कौन? अल-बिरूनी। ठीक है। अल-बिरूनी जो है वो भारत आकर ब्राह्मणों से संस्कृत भाषा सीखे थे। अगला प्रश्न है, अल-बिरूनी ने किस भाषा में किताब उल हिंद लिखी? तो अल-बिरूनी का पुस्तक था ना किताब उल हिंद, तो कौन से भाषा में वो लिखे थे? संस्कृत में लिखे, अरबी में लिखे, फारसी में लिखे, या फिर हिब्रू में लिखे? तो अल-बिरूनी जो है वो अरबी भाषा में अपने पुस्तक की रचना की थी। कौन से पुस्तक की? किताब उल हिंद पुस्तक की। ठीक है। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस सुल्तान के दरबार में दूत के रूप में कार्यरत था? तो कौन सा सुल्तान था जिसके दरबार में इब्न बतूता एक दूत के रूप में काम किए थे? वो है मोहम्मद बिन तुगलक, अकबर,
बाबर या फिर शेरशाह सूरी। तो इब्न बतूता जो हैं वो दूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में हैं, जो वो दूत के रूप में काम किए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, बर्नियर ने किस कारण से भारतीय शहरों को शिविर नगर कहा? क्या कारण था कि उन्हें शिविर नगर कह के बुलाया? राजकीय शिविर पर निर्भरता होने के कारण, व्यापारिक गतिविधियां होने के कारण, धार्मिक आयोजन होने के कारण, या फिर सामाजिक व्यवस्था होने के कारण? तो किन कारणों से है जो भारतीय शहर को वो शिविर नगर बताते हैं? तो राजकीय शिविर पर निर्भरता होने के कारण। ठीक है, राजकीय शिविर पर निर्भरता होने के कारण जो है बर्नियर वो यहाँ के शहरों को शिविर नगर बताते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, और आज का अंतिम प्रश्न भी है, बर्नियर का मुगलों के शहरों के बारे में क्या विचार था? वो मुगल के शहर को क्या बताते थे कि यह बहुत ही समृद्ध थे, यह भिखारियों के शहर थे, यह व्यापारियों का केंद्र था, या फिर यह धार्मिक स्थल थे? तो जो बर्नियर है वो मुगलों के शहर को भिखारियों का शहर बताते हैं। ठीक है, क्या बताते हैं? तो ये भिखारियों का शहर बताते हैं। तो ये रहा टोटल चैप्टर 5 से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ठीक है, इन सबको आप लोग को ध्यान में रखना है, जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको बताया, और बाकी के जो चैप्टर्स हैं 1 से 4 तक, इसे भी आप लोग जरूर देख लीजिएगा, जो कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।